नॉन फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज बेटा क्यों हो सकता है? नॉन फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज में बी ड्यू टू द प्री मेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी। दैट इज, आपको पता है 50 साल की उम्र में ओवेरियन इंसफिशिएंसी होती है। 50 साल की एज में अराउंड द 50 ईयर्स ऑफ द एज देयर इज द लॉस ऑफ द फॉलिकल्स, कंप्लीट डिप्लीशन ऑफ द फॉलिकल्स। बट इफ देयर इज प्री मेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी 50 साल की उम्र से बहुत पहले, तो दैट विल लीड टू नॉन फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज। व्हाट इज प्री मेच्योर ओवेरियन insufficiency? That is, if the menopause occurs before the 40 years of the age. Okay, it is called the primary ovarian insufficiency. It is sometimes called premature ovarian follicle, that is the POA, for the premature menopause, जो कि आपको टर्म काफ़ी सुनने को मिलेगी। ठीक है, premature menopause. So what is this premature ovarian insufficiency beta? That if the menopause occurs before the 40 years of the age, it is called primary ओवेरियन इंसफिशिएंसी। असल में होता यह है कि बेटा ये जो आपकी ओवरी है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो अराउंड 45-50 ईयर्स की एज में वो कम्प्लीटली इंसफिशिएंट हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं, तो फिर मेनोपॉज आता है। लेकिन ये 40 साल से पहले, वक्त से पहले फॉलिकल्स जो है वो डिप्लीट हो जाएँ तो वो प्री मेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी कहलाता है, या फिर ऑब्वियसली इसकी वजह से नॉन फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज होगा। ठीक है, अच्छा, अगर इंसिडेंस की बात करें कि व्हाट इज़ द इंसिडेंस ऑफ द प्री मेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी, ये कितना कॉमन है, कितने परसेंट लोगों में 40 साल से पहले मेनोपॉज आ जाता है? वैसे तो आपने मोस्टली देखा होगा कि अराउंड 45-55 ईयर्स की एज में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज होता है वो हो जाता है। लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि 40 साल से पहले कोई औरत आए और कहे कि, और उसको जो है मेनोपॉज जो है वो डिटेक्ट हो जाए। और ज़ाहिर है वो प्री मेच्योर मेनोपॉज होता है, नॉन फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज होता है। ठीक है, the incidence of this condition is 1% women under 40 years of the age and 0.1% under the 30 years of the age. 40 साल से पहले it is for 1% and 30 years से पहले it is 0.1% चांस और इंसिडेंस के मेनोपॉज हो जाएगा। मैं दोबारा बात को रिपीट करूं बेटा, जो नॉर्मल मेनोपॉज होता है जो अराउंड 50 ईयर्स की एज में होता है उसको हम फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज कहते हैं, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिप्लेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉलिकल्स वक्त से पहले डिसफंक्शनल हो जाएं तो फिर वो फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज तो नहीं होगा, वो नॉन फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज होगा। तो नॉन फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज में सबसे बड़ा रीज़न क्या है? प्री मेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी के वक्त से पहले ओवेरियन फॉलिकल्स का डिप्लीट हो जाना। अब वक्त से पहले में 40 साल से पहले भी हो सकता है, 30 साल से पहले भी हो सकता है। 40 साल से पहले का इंसिडेंस कितना है? 1% है, और 0.1% 30 ईयर्स से पहले का इंसिडेंस है। ठीक है, प्री मेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी इसकी मैनेजमेंट बेटा सपोर्टिव होती है और उसको पेशेंट को काउंसिल करते रहते हैं। मेन चीज़ है इसकी कॉजेज़ कि वाई प्राइमरी ओवेरियन insufficiency, right? Why the follicles are depleted before the time? So there are some primary and some secondary causes. The primary causes include, you have to remember the primary and the secondary causes. Obviously it can be a really good question. The primary causes of the primary ovarian insufficiency include the chromosomal abnormalities like the Turner syndrome and the Fragile X syndrome, and some autoimmune disorders that lead to, for example, hypothyroidism. By the way, it is itself an autoimmune disease, and Addison's disease, myasthenia gravis, and primarily some enzyme deficiencies, for example, the galactosemias and the 17-alpha hydroxylase deficiency. So these all are the primary causes that can lead to primary ovarian insufficiency, premature ovarian insufficiency. Premature ovarian insufficiency, that is the insufficiency of the ovarian follicles before normal time, right? That is around the age of the 40 years, around the age of 30 years, right? Some secondary causes of the premature ovarian insufficiency include the chemotherapy or the radiotherapy. Okay, let's suppose if this is the female and this is the ovary of a female. At the age of 30 years, you provide the chemotherapy or the radiotherapy. So the chemo or radio will destroy the ovarian follicles. And once the ovarian follicles are destroyed, what will happen? She will get the menopause, and obviously it will be at the early age, and it will be called as non-physiological menopause, right? और premature menopause. या फिर इन्फेक्शंस की वजह से, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मम्स, इवन मलेरिया में भी अनकंट्रोल्ड जो फैल्सीपेरम होता है, उसके अलावा वेरिसिला का इन्फेक्शन, ये सारे कॉजेस हैं बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी
जिसकी वजह से प्री मेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी होती है, यानी कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो प्री मेच्योरली वक्त से पहले लॉस हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो मेनोपॉज आ जाता है वक्त से पहले, और वो जाहिर सी बात है नॉन फिजियोलॉजिकल होता है। ठीक है। ना सिर्फ प्री मेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी बेटा, कुछ और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्री मेच्योर मेनोपॉज आ सकता है। ठीक है, नॉन फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज हो सकता है। दैट इज़ द आइट्रोजेनिक कॉजेस। अब आइट्रोजेनिक में एक आ जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट और एक आ जाता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट कौन सा है मैं बताता हूँ, और सर्जिकल ट्रीटमेंट कौन सा है। मेडिकल ट्रीटमेंट विथ GnRH एगोनिस्ट। GnRH एगोनिस्ट फॉर एग्जांपल बिसेरलिन और गोसेरलिन। बिसेरलिन एंड गोसेरलिन दे आर द GnRH एगोनिस्ट। तो ये क्या करते हैं बेटा, दे डिसेंसिटाइज द GnRH रिसेप्टर एंड अल्टीमेटली दे रिड्यूस द रिलीज ऑफ द FSH एंड द LH, राइट। So when you provide the GnRH agonist from outside, एक्सोजीनस GnRH एगोनिस्ट जब आप देते हैं, तो जब इतना GnRH होगा तो वो जाहिर सी बात है रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज कर देगा, पिट्यूटरी पे मौजूद रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज कर देगा, और फिर पिट्यूटरी से आपके FSH LH रिलीज़ ही नहीं होंगे। जब FSH LH रिलीज़ नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है कि फॉलिकल्स प्रिपेयर होंगे, फॉलिकल्स मैच्योर होंगे। फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होंगे तो मंथली साइकिल नहीं आएगी। तो है तो ये भी नॉन फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज। ठीक है, फ़र्ज़ करें 30 साल की उम्र में I'm a 30-year-old. Let's say I'm a 25-year-old girl. I'm a 25-year-old girl, and I regularly, take GnRH agonist, Buserelin, and I've been taking it for 1 year to 2 year. What will happen at the age of around 27 years? I'll be having symptoms of menopause because I'm taking GnRH agonist. And what are these agonists doing? They are desensitizing the GnRH receptor. This is the pituitary. So this is the receptor where the GnRH binds, and ultimately the pituitary gives you the FSH and LH. So when you provide the GnRH agonist, they actually desensitize this receptor. When they desensitize this receptor, the signals cannot come through this receptor and the FSH-LH will not release anymore. Okay. So at the 27 year of the age, I'll be having symptoms of menopause because my body is not having FSH and LH anymore. So no FSH, LH, no follicular maturation, no ovulation. So no ovulation and obviously no menses at all. एंड दिस इज़ बाय द वे कॉल्ड टेम्पररी मेनोपॉज, क्योंकि ड्रग्स को बंद करके हम मेंसेस को दोबारा वापस ला सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है बेटा आइट्रोजेनिक मेनोपॉज में सर्जिकल मेनोपॉज, यानी कि सर्जिकल कॉजेज़ की वजह से। फॉर एग्जांपल यू परफॉर्म बायलेटरल साल्पिंजो ओफरेक्टोमी, दोनों तरफ से बेटा ओवरी और ट्यूब निकाल देंगे, तो ओवरी ही नहीं रहेगी तो ना फॉलिकल्स रहेंगे, फॉलिकल्स नहीं रहेंगे तो नो मेनोपॉज। तो हम बहुत सारी केसेस में परफॉर्म करते हैं बायलेटरल BSO परफॉर्म करते हैं, बायलेटरल साल्पिंजो ओफरेक्टोमी, बहुत सारी मेलिग्नेंसीज में, ब्रेस्ट कैंसर में, ओवेरियन कैंसर में। ठीक है, अच्छा ब्रेस्ट कैंसर में साल्पिंजो ओफरेक्टोमी क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा जिसको ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, और ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की म्यूटेशन सेम होती हैं, BRCA होती हैं। BRCA म्यूटेशंस involves the breast cancer and the ovarian cancer as well. So if you develop the breast cancer, it is very much likely that you will develop the ovarian cancer as well. सही है, तो अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो साथ में हम ओवरीज और ट्यूब्स भी रिमूव कर देते हैं, ताकि ब्रेस्ट कैंसर के बाद ओवरीज और ट्यूब्स भी ना इन्वॉल्व हों, मेटास्टेसिस की वजह से नहीं, डायरेक्टली प्राइमरीली। दोबारा बताऊँ, BRCA म्यूटेशंस होती हैं, BRCA म्यूटेशंस जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर भी कराती हैं और ब्रेस्ट कैंसर के अलावा ओवेरियन कैंसर भी कराती हैं। ठीक है, तो अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो इट मीन्स यू आर हैविंग दीज म्यूटेशंस, सो वन डे यू विल डेवलप द ओवेरियन कैंसर एज वेल। सो प्रोफाइलेक्टिकली यू नीड टू चॉप ऑफ दीज ओवरीज एंड द fallopian tubes as well, right? And once you perform the salpingo oophorectomy, you remove both the ovaries and both the tubes. When the ovaries are lost, follicles are itself lost, and when there are no follicles, there will be menopause, right? So I told you about the non-physiological menopause. ठीक है, नॉन फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज में क्या बताया मैंने? 3 बड़े कॉजेस बताए बेटा।
नॉन फिजियोलॉजिकल मीनोपॉज के अंदर 3 बड़े कॉजेस बताए, या बल्कि 2 कर लें। एक तो मैंने आपको बताया कि प्री मेच्योर ओवेरियन इंसफिशेंसी, और दूसरा जो है वो आइट्रोजेनिक कॉज। आइट्रोजेनिक के अंदर भी मेडिकल कॉज और सर्जिकल कॉज। मेडिकल कॉज क्या था, आपने GnRH एगोनिस्ट दिए, पिट्यूटरी पे मौजूद जो रिसेप्टर था वो हो गया डिसेंसिटाइज, और पिट्यूटरी आपको मजीद FSH-LH नहीं दे रहा। जब आपकी बॉडी में FSH-LH रिलीज नहीं होगा तो फॉलिकल्स मेच्योर नहीं होंगे, फॉलिकल्स मेच्योर नहीं होंगे तो मेंसेस कैसे आएंगे? नहीं आएंगे ना बेटा। तो हो गया ना मीनोपॉज, और वो वक्त से पहले हुआ तो उसको हम नॉन फिजियोलॉजिकल मीनोपॉज कहेंगे। और सर्जिकल कॉजेज जैसे कि आपने बायलेटरल साल्पिन जो फ्रेक्टोमी करा दी ओवेरियन कैंसर के केस में या फिर ब्रेस्ट कैंसर के केस में, तो आपने दोनों ओवरीज रिमूव कर दी, और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ओवरी नहीं है, ओवरी नहीं है तो फॉलिकल्स कहाँ से आएंगे? फॉलिकल्स नहीं है तो नो मेंसेस। और ये आपने वक्त से पहले, मतलब कि लेट सपोज आपने ये 20 ईयर्स के एज में करवा दिया, 30 ईयर्स के एज में करवा दिया, तो वक्त से पहले मीनोपॉज आ गया ना, तो इसको नॉन फिजियोलॉजिकल मीनोपॉज कहते हैं। प्री मेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी, इसके मैंने कुछ कॉजेज़ बताए, प्राइमरी कॉजेज़ और सेकेंडरी कॉजेज़ बताए थे, जिसकी वजह से ओवरी तो मौजूद है, ओवरी तो मौजूद है, लेकिन उसके अंदर आपने कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज़ की वजह से, जैसे कि प्राइमरी में हाइपोथायरॉयडिज्म था, माइस्थीनिया ग्रेविस था, सेकेंडरी में कुछ इन्फेक्शंस थे, जिसकी वजह से ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो इनसफिशेंट हो जाते हैं और वो एक्टिव नहीं होते, मेच्योर नहीं होते और मेंसेस नहीं आते। ठीक है, और मीनोपॉज की स्टेट आ जाती है, राइट। So I hope you are clear with this concept of the non-physiological menopause.